हेलो गाइस, माय नेम इज इंजीनियर अनिल कुमार गुप्ता। जैसा कि स्टूडेंट्स, शाम में अभी एक वीडियो आया था जिसमें संकल सर और के सर ने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि क्लास 10 साइंस के एग्जाम का हम लोग आज शाम को डिस्कशन करने जा रहे हैं। और हमारी पूरी टीम, साइंस जितनी भी टीम पढ़ा रही है, चाहे वो फिजिक्स की फैकल्टी हो, केमिस्ट्री या बायो की फैकल्टी, वो किस तरह से हम लोग पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टर्म 2 का एग्जाम है और क्लास 10 टर्म 2 का एग्जाम कैसा आया पहले तो हम लोग उस पर बात करेंगे। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो हम लोग एक एक करके प्रॉपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं बायो की फैकल्टी, केमिस्ट्री की फैकल्टी को बुला रहा हूँ। फिजिक्स मैं डिस्कस करूंगा, मेरा नाम ए के जी सर है। और बायो की फैकल्टी, केमिस्ट्री की फैकल्टी में बुलाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बायो की फैकल्टी को बुला रहा है। तो पहले मैं बता दूं बायो की फैकल्टी के बारे में कि जो अंकिता मैम, जो हमारे बायो पढ़ाती हैं, नीट स्टैंडर्ड तक पढ़ाती हैं। और दूसरी जो हमारी दूसरी फैकल्टी है श्वेता मैम, वो भी बायो पढ़ा रहे हैं। और केमिस्ट्री हमारे यहाँ पढ़ाते हैं मिस्टर कपिल वाजपेयी सर। तो इस तरह से हमारे यहाँ टॉप लेवल की टीम है पूरे ईस्टर्न यूपी की। और ये टीम हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री प्रॉपर साइंस पढ़ा रही है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट बुलाना चाहता हूँ अंकिता मैम को। प्लीज मैम। हेलो श्वेता मैम, प्लीज कम। हेलो स्टूडेंट्स। और कपिल सर प्लीज कम। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैम पहले तो आप ये बताइए कि आज के पेपर के रिव्यू दीजिए कि बायो का पेपर कैसा आया था। अंकिता मैम प्लीज बताएं। सर मेरे अकॉर्डिंग बायो का पेपर एवरेज, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एवरेज लेवल के थोड़े ऊपर थे, कुछ ऐसे थे जो थोड़े नीचे थे, बट ऑलमोस्ट जो हमारा पेपर था वो मॉडरेट लेवल का आया था। इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी और आवर नोट्स। अगर आप हमारे नोट्स प्रॉपर्ली देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप पेपर के आराम से कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैम ने बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और सबसे बड़ी बात शेड के नोट से आए। तो शेड में जो हमारी कोचिंग चलती है डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं, इनमें अगर डियर स्टूडेंट आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डैम श्योर 90% से ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आ रहे हैं। ठीक है श्वेता मैम, प्लीज आपका क्या रिव्यू है आज के जो मैंने जो क्लासेस ली थी 10th की, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे नोट्स से हैं। और अगर नोट्स के साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो डैम श्योर आपके 95% से ज्यादा बार में आप मार्क्स स्कोर कर लेंगे। साथ साथ अगर साइंस के टीचर जैसे कि हमारे एकेजी सर, अंकिता मैम और कपिल सर, इन सबके नोट्स अगर आप कंबाइन करके पढ़ रहे हैं तो आपके 95 मार्क्स तो कंफर्म आएंगे, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं अगर आप और थोड़ा एफर्ट अपना लगाएंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैम ने, दोनों मैम ने बता दिया आपको कि 95% के ऊपर आप मार्क्स पा सकते हो। सबसे बड़ी बात कि एनसीईआरटी, दोनों ही मैम का कहना है कि एनसीईआरटी इज अ कॉमन पॉइंट डियर स्टूडेंट। एनसीईआरटी हम सबको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़नी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। प्लीज सर, कपिल सर। यस सर, पेपर जो है सर वो एवरेज टू इजी पेपर था। और केमिस्ट्री में जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी, लाइक क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स थी, एनसीईआरटी ने पॉइंट करके बनाया था और काफी इजी पेपर था। मेरी बच्चों से बात भी हुई और काफी क्वेश्चन जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किए थे, डिक्वीज करवाए थे, छठ अभ्यास में करवाए थे, वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनके एग्जामिनेशन में आया, उनको बेनिफिट हुआ उसका सर। तो पेपर से बिल्कुल डेफिनेटली देखा जाए तो सर पेपर इजी था। बस हमें लैंग्वेज पे फोकस करना था। जिन बच्चों ने लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से काम किया होगा केमिस्ट्री के, डेफिनेटली वो स्कोर फुल और फुल करके आएंगे सर। बहुत बढ़िया सर। तो एक कॉमन पॉइंट आपको दिख गया। फिजिक्स की मैं बात कर लूं, लेकिन एक जो वर्ड आया शेड अभ्यास, पहले तो मैं इसका डिस्कस कर लेता हूँ। शेड अभ्यास डियर स्टूडेंट हमारे पूरे इंस्टीट्यूट का एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। शेड अभ्यास एक वीकली टेस्ट होता है जो कि हर मंडे को होता है। और उसका किस तरह से रिजल्ट आता है उसकी आप प्लीज सेट प्लस चैनल पे बैक साइड जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। हमारे जो टूल्स है, टूल्स नंबर 3, उसमें शेड अभ्यास के बारे में बताया गया है। वो मेरा ही लेक्चर था पूरा प्रॉपर, मैंने उसको स्लाइड के फॉर्म में आपको बता रखा है। ठीक है डियर, अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। तो जैसा कि सर लोगों ने बताया, नो डाउट फिजिक्स की बात करूं तो पूरा उन्होंने एनसीईआरटी पैटर्न पे ही बनाया था। फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा ऊपर था, लाइक आप कह सकते हो कि हार्ड लेवल को उन्होंने थोड़ा टच किया 2-3 क्वेश्चंस में, बाकी पेपर मीडियम था। तो ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो पीछे हमारी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, एक एक करके क्वेश्चंस आते जाएंगे और हमारे जो भी रिगार्डिंग फैकल्टी होगी, जिस भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आपको ये भी बताएगा कि उसका लेवल क्या है। और ये हमारे बुकलेट में या हमारी जो भी हम क्लासरूम प्रोग्राम देते हैं उसमें था या नहीं था। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। यस सर। ओ सर, पहला क्वेश्चन सर केमिस्ट्री का ही आ गया है, तो सर मैं डिस्कशन करता हूँ।
पहला क्वेश्चन सर बेसिकली दिया गया है न्यूक्लियर चार्ज पे, और पीरियोडिक टेबल पे ये भी क्वेश्चन है सर, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने सेट अभ्यास में 2 बार मतलब क्वेश्चंस को करवाया है ये, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं बच्चों लोग, ठीक है। तो गाइस पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द गिवन रीजन व्हाई द एल्गोरिथम न्यूक्लियर चार्ज एटम इंक्रीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड एज वेल एज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम में जो चेंजेस होते हैं, फिर भी हमारा एटॉमिक साइज पीरियड में और ग्रुप में अलग अलग क्यों होता है, सेम क्यों नहीं होता, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। तो गाइस यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए अब डिस्कशन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेटा इसके लिए आपको एक चार्ज है जिसे हम लोग बोलते हैं Z न्यूक्लियर चार्ज। अब ये Z न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जैसे एटम में होता है न्यूक्लियस यानी कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जब हम लोग जाते हैं तो कई सारी नंबर ऑफ शेल आती है, ध्यान से मेरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बीच में लगता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो इसी इफेक्ट को, इसी अट्रैक्शन को बच्चा पार्टी हम लोग बोलते हैं Z न्यूक्लियर चार्ज। गाइस इस Z न्यूक्लियर चार्ज की खास बात क्या है कि ये अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट आपका इंक्रीज करता है, और इसके इंक्रीज होने से साइज में बहुत फर्क आता है। अब कैसे बता दे रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो जैसे मान लीजिए, और टॉप टू बॉटम आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती हैं। क्या नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती हैं। अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती हैं, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल में लिया लिथियम और बेरिलियम, और यहाँ पे मैं एक सोडियम ले रहा हूँ, हालांकि these are the alkali metals and these are the alkaline earth metals। तो लिथियम से बड़ा साइज सोडियम का है, क्योंकि ये डाउन द ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों होता है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is depends on number of electrons, और number of electrons कहाँ इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम आपका सेल इंक्रीज करता है। कैसे, लिथियम के कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आपको के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन याद हो बच्चा, क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये आपका होता है 2,1, और बेरिलियम का जो होता है जैसे 2,2। तो आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब अट्रैक्शन और पास हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो सोडियम 2,8,1, यानी कि सर यहाँ पे 2 सेल, यहाँ पे 3 सेल, नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो यही इसका रीजन है, एक्यूरेट रीजन है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसीलिए दोनों सिचुएशन में एटॉमिक साइज की जो पोजीशन है वो इक्वल नहीं होती है। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी था यार, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझना था हमका यहाँ पे। तो हम लोग आई थिंक सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ओके फिजिक्स, तो आपके फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अभी कुछ अगले क्वेश्चंस में। हेलो गाइस, तो अब बात कर लीजिए जरा फिजिक्स के इस क्वेश्चन की। इसको बढ़ा। तो यहां से हम लोग सबसे पहले तो ये बात कर ले कि गाइस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को पहले तो हम सभी जान रहे हैं, हाँ, उसकी भी पहले तो बात कर ली जाए थोड़ी सी। ओके, तो गाइस ये क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ कि इसमें एक आप देख सकते हो यू शेप का एक क्या लगा हुआ है, एक आपके सामने मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, और एक आपकी बार यहाँ पे उन्होंने टिल्ट करके फिट की हुई है जिसमें करंट उन्होंने फ्लो कराई है, ठीक है। अब करंट फ्लो कराई तो जब करंट को किस तरह से उन्होंने फ्लो कराया जरा प्लीज एक बार आप लोग देख लीजिएगा। करंट जब उन्होंने फ्लो कराई तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकला कि करंट की डायरेक्शन देखिएगा, लिखा हुआ है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द एल्युमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू ए डायरेक्शन में, ठीक है। अगर करंट फ्लो करेगी तो पहले रॉड किस तरह से, ठीक है, उन्होंने कहा व्हाट इज ऑब्जर्व द व्हेन करंट इज पास थ्रू, क्या ऑब्जर्व होगा, ठीक है, सीधी बात है। तो अच्छा एक बात बताइए,
इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आपकी प्रॉपर क्या है, करंट आपकी देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे करंट इन्होंने फ्लो कराई हुई है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ इसको सोलिनॉइड जैसा कुछ बनाने की कोशिश करी है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इस सिचुएशन में जो रॉड होगी वो परपेंडिकुलर दोनों के फिट हो जाएगी। कैसे फिट हो जाएगी? परपेंडिकुलर। फिर से सुनिएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? BIL, ठीक है। FBI का कॉन्सेप्ट लगता है, तो FBI के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर से देखिएगा, ये आपका B हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो 90 डिग्री पे इन दोनों के परपेंडिकुलर जो हमारा बार मैग्नेट है वो आके फिट हो जाएगा। तो जिसने 90 डिग्री लिखा होगा डैम श्योर बिल्कुल सही जवाब है उसका, ठीक है। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। नाउ what change is observed in the situation in which the axis of rod AB is moved and aligned parallel to the magnetic field? अब कह रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है F इक्वल टू BIL, ठीक है, BIL साइन थीटा का। तो अगर 90 आपको 0 डिग्री बनाना है, ठीक है, तो अगर 0 डिग्री बनाना है, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री पे डियर स्टूडेंट कोई चेंज नहीं होता है। आप सबको पता है कि साइन 0 की वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या हो जाती है, 0। तो इसके अकॉर्डिंग F की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। मींस इसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। जिस भी तरह से आपका बार मैग्नेट है सेम उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो यहां से डियर स्टूडेंट हमारे 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाने चाहिए। नाउ इस क्वेश्चन की बात कर ली जाए, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये थ्योरेटिकल पार्ट है डियर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम सबको पता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम क्या क्या बता सकते थे, देखिएगा। सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या लिखना चाहिए था। अगर आपने, देखो मैं इसमें पूरा लिख के नहीं बता रहा, मैं सिर्फ पॉइंट्स को मेंशन कर रहा हूं कि आपने वो मेंशन किया कि नहीं किया। देखो अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी स्टेट में, 2 बातें होती है, चार्ज पार्टिकल या तो मूविंग होगा तो स्टेशनरी स्टेट होगा, स्टेशनरी स्टेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मूविंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको सबसे पहले तो इसमें ये मेंशन करना था कि चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग फॉर्म में है तो क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। दूसरी बात कि अब यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में उन्होंने कहा बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी थी। तब आप देख सकते हो डियर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, चलिए देखिएगा गाइस, देखिए यहां से क्या है, आपका बार एक मैग्नेट हो गया। अब बार मैग्नेट में आप लोग अगर इसको मेंशन किए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। इस बार मैग्नेट में आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी थी। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है, और इनसाइड ध्यान से देखिएगा, इनसाइड कैसे चलती है, कुछ इस तरह से। मतलब क्या है कि पूरा पूरा क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है, जो आपने यहाँ पे किस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे एक चीज समझिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको बार बार मेंशन करना था यहाँ पे डियर स्टूडेंट, प्लीज वो चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगेन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐसे करके बहुत सारी बार वो निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, यहाँ से बहुत सारी बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। तो आपको मैं बता दूं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत करीब करीब होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। यही रीजन होता है कि पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और बाकी जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही कम होती है। और सेकंड एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना था क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, तो यहाँ पे भी मेंशन कर देते कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। अगर कट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, 2 डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट इतना आपको मेंशन करना था इस क्वेश्चन के लिए। 2 मार्क्स की प्रॉब्लम थी, एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है फिर से बायो की, तो मैं अंकिता मैम को बुलाना चाहूंगा, वो श्वेता मैम को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और इसको प्लीज बताएं, प्लीज। थैंक यू सर। बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका है, बायो का, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उसमें से हमने क्या किया था, एवोल्यूशन तो हमारे क्वेश्चन से हट गया था,
लेकिन हेरिडिटी, जो कि ये क्वेश्चन आप ध्यान से अगर पढ़ो तो आपको क्या दिख रहा है, मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप देखिएगा। यूजिंग हाइट, हम यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मींस हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। हाइट में दो मेंटल ने चीज बताई थी, एक टॉल, दूसरा हमारा डॉर्फ प्लांट। क्या हो गया, ये पढ़ते हैं हम आगे। यूजिंग हाइट, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस ऑफ अ प्लांट एज एन एग्जांपल shows that genes control the characteristics or trait of an organism। ये किसको शो करेगा, हमारे सिर्फ एक कैरेक्टर है, मतलब ये किसको शो करेगा, मोनो हैबिट क्रॉस को। और ये मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी मैं एक बार रिलेट कर देती हूँ, दोनों सेम चीज है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर यूज किया गया, हाइट, और यहाँ पर सिर्फ फ्लावर के कलर के बेस में बात किया गया। दोनों को हम सेम तरीके से ही सॉल्व करेंगे, कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेगा, देखिए, चलिए ध्यान से देखिए। टॉल के लिए मेंटल ने जैसे यहाँ पर एक ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि टॉल के लिए क्या कंसीडर करते हैं, हम कैपिटल टी को कंसीडर करते हैं। डॉल्फ की बात करें तो हम किसी कंसीडर करते हैं, स्मॉल टी। यहाँ पर क्या है, ये हमारा होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस बनेगा तो जब इसको हम फ्यूज कराएंगे तो क्या निकल के आता है, एक गैमेट यहाँ पर एक टी बनेगा और यहाँ पर हमारा स्मॉल टी। फर्स्ट जनरेशन में कैसा प्लांट बनेगा, टॉल, क्योंकि डोमिनेंट हमारा क्या करेगा यहाँ पे, टॉल करेक्टर। तो हमारा कौन सा प्लांट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, F1 जनरेशन की हम बात करेंगे, जो हमारा बन गए। इसके बाद हमने स्टेप्स क्या लिए थे, F1 जनरेशन का हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। इट मींस हम क्या कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पुनेट स्क्वायर करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद हम बनाते हैं एक, आपने इस बॉक्स का नाम मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आप सबको पता होगा, क्या बोलते हैं इसको, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। अब हम सेल्फिंग कराने के बाद इसको बनाते हैं क्रॉस, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लिख दिया हमने, अब इसको हम क्रॉस बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी बन गया। ये इसके साथ ये कैपिटल टी उठाएंगे, स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर भी सेम ये चीज करना है, इस टी को उठाना है और इसके साथ क्रॉस कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। आप ध्यान से देखिए, हमारा जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो क्या था, कैपिटल टी। तो ये प्लांट हमारा कैसा बन गया, टॉल। ये प्लांट हमारा कैसा बन जाएगा, ये भी टॉल। ये कैसा बन जाएगा, ये भी टॉल। और ये दोनों कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी है। तो कैसा प्लांट बनेगा, ये वाला हमारा डॉर्फ बनेगा। और ये तीनों प्लांट जो हमारे बन जाएंगे, ये वाला प्लांट, ये प्लांट और हमारा ये वाला प्लांट, तीनों प्लांट कैसे बन जाएंगे, हमारे टॉल बन जाएंगे। रेशियो निकाल लेते हैं हम, टोटल हमारे पास 4 प्लांट से 3 प्लांट हमारे कैसे बन गए, टॉल, और लास्ट प्लांट हमारा कैसा बन गया, स्मॉल। तो रेशियो निकालो कितना बन जाएगा, टॉल प्लांट कितने हो जाएंगे 3 और हमारे पास डॉर्फ प्लांट कितने बन जाएंगे, सिर्फ 1 बन गया। और आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारा यही फॉलो भी कर रहा है। ये वाला एक्सप्लेन हो गया, एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। यूजिंग हाइट, हमने हाइट को यूज कर लिया है, हमारे पास क्या है, टॉल और डॉर्फ प्लांट, जो कि हमने बना दिया था। Often plant as an example shows that genes control the characteristics or traits of an organism। जो कि आप ध्यान से देखो, एकदम कंट्रोल कर रहे हैं, सारे कैरेक्टर्स और ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। ये क्या था, टॉल। फाइनली देखो, जो तीनों हमारे में है, ये हमारा डोमिनेट कर रहा है, ये भी डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये मेंडल का जो हमारा फॉर्मूला था उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो फिक्स है उस पे कोई हम कुछ और बात नहीं कर पाएंगे इसमें। अब ध्यान से देखिए इसमें, और ये हमारा क्या बन जाएगा, स्मॉल। अब सेम चीज हमारी प्रूफ हो गई, क्या होगी, 75% टॉल प्लांट हो गए और हमारा जो 25% बना है वो हमारा कैसा हो जाएगा, डॉर्फ प्लांट। आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा और मुझे भी लगता है आपको समझ में आ गया होगा पूरा। Guys, let's proceed to the next question. Next question क्या है हमारा, the improvement, mention the function of placenta, fallopian tube, uterus and viparous ovary in the human reproductive system. I guess ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत properly cover की हुई है। तो let's start with placenta. Placenta क्या होता है guys, पता है, placenta is the main connection between the mother and the embryo. जब zygote का formation होता है, implantation होता है और mother की यूट्रस से दोनों इम्प्लांट करने के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसको हम प्लासेंटा बोलते हैं। हमसे पूछा है कि प्लासेंटा का फंक्शन क्या है, तो प्लासेंटा का फंक्शन ये है गाइस, देखो होता है ना कि मम्मी बचपन से हमारी हेल्प करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो प्लासेंटा हमारी मदर फॉर्म करती है हमारे साथ, वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेशन। भाई सांस तो लोगे ना, तो सांस लेने के लिए प्लासेंटा हेल्प करता है। और भी बहुत फंक्शंस है, एक्सक्रीशन, जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक एम्ब्रियो रिलीज कर रहा है तो वो प्लासेंटा के थ्रू करेगा। तो 2 फंक्शंस आर इनफ। सेकंड इज fallopian tube. Guys, we know what is fallopian tube. Fallopian tube provides the passage of the ova. जब ओवा फॉर्मेशन होके ओवरी से बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा fallopian tube से। कहाँ के लिए, एम्पुला के लिए, क्योंकि हमारा फर्टिलाइजेशन एम्पुला पर होता है। ओके, थर्ड पार्ट इज यूट्रस। यूट्रस का क्या फॉर्मेशन, यूट्रस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स स्फीयर शेप
यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। एक फंक्शन आप लिख सकते हो, उसका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से आप एक फंक्शन लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और यूट्रस में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, एंडोमेट्रियम और सारी बॉल्स हमारी डिजनरेट करती हैं, जनरेट करती हैं। लास्ट पार्ट है ओवरी इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? ओवरी, मैंने आपको क्लास में बताया था कि ओवरी इज आवर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारे गैमीट्स को फॉर्म करते हैं। जो हमारा ओवा होता है उसका फॉर्मेशन इस क्वेश्चन को रियल इजी, सब कुछ हमारे नोट्स में था, ठीक है? तो प्लेसेंटा का फंक्शन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, आप एक लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। फैलोपियन ट्यूब पैसेज प्रोवाइड करता है ओवा को। थर्ड इज यूट्रस, यूट्रस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वहां पे इम्प्लांटेशन होगा। और लास्ट इज ओवरी, ओवरी हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वहां पे ओवा का फॉर्मेशन होगा एंड इट्स आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सो मेनी हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड अदर्स। So let's proceed to the next question. The next question is again from biology, please ma'am. थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन अगर मैं उठा लूं तो सबसे आसान क्वेश्चन यही था। एक नॉर्मल बिना पढ़े हुए भी आप इस क्वेश्चन को आराम से अप्लाई कर सकते थे। अंकिता मैम ये बताइए क्या क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था? Yes ma'am, बिल्कुल। यस बिल्कुल ही डिस्कस किया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते हैं देखिए। द इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल has led to the generation of large amount of waste material। जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है और हम मॉडर्न होते जा रहे हैं तो हमारे क्या है, नंबर ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आई थिंक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपको बहुत क्लियरली पता होगा, ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या है, वो वेस्ट जो इजी वे में डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए और क्या मेंशन है यहाँ पर, लिस्ट टू रीजंस टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। दोनों क्वेश्चन पढ़ो, ऑलमोस्ट आंसर सेम है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदला है। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं हम। द चेंज इन पैकेजिंग हैज रिजल्टेड इन वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर हमने पैकेजिंग के मेथड्स को बहुत एडवांस किया है तो हमने क्या किया, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और हम कलेक्ट करते चले गए। पहले क्या था, पैकेजिंग के लिए क्या हम पॉलीबैग्स यूज करते थे? वो बिल्कुल नहीं यूज करते थे। अब प्रेजेंट टाइम हम क्या यूज कर रहे हैं, कुछ एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज कर रहे हैं। टिफिन में खाना लेकर जाना होता था, पहले हम वैसे ही रख लेते थे, टिफिन में आराम से चला जाता था। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, थोड़ा मॉडर्न होते जा रहे हैं, क्योंकि रोटी गीली हो जाएगी तो हमें पसंद नहीं आएगा खाने में। तो अब हम क्या यूज कर रहे हैं, कुछ एल्युमिनियम फॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ और भी हम यूज करते हैं, पॉलिथीन बैग्स यूज कर रहे हैं। ये सब हमारे कैसे है, ये सब हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आई थिंक आपको आंसर का जस्टिफिकेशन मिल गया होगा। इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, कम से कम हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कलेक्शन करना चाहिए। और चीजों का मैं क्यों, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन भी बढ़ेगा और हम सब इसकी वजह से सफर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बायो का है। अंकिता मैम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू Guys, next question is differentiate between binary fission in amoeba and binary fission in leishmania। leishmania जानते हो आप लोग क्या होता है? मैम leishmania क्या होता है मैम? पढ़ाया हमने क्लास में? यस मैम बिल्कुल, हमने क्लास में अमीबा भी पढ़ा है, लेishmania भी पढ़ा है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, हर टाइप्स के फिजन मैंने आपको क्लास में पढ़ा है, आपको नोट्स में प्रॉपर्ली मिल जाएगा। यस मैम। ओके, तो बाइनरी फिजन अमीबा और बाइनरी फिजन leishmania, भाई दोनों में बाइनरी फिजन हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि गाइस अमीबा जो होता है हमने पढ़ा है बहुत एसिमेट्रिकल सा ऑर्गेनिज्म, ठीक है? बट leishmania, अब leishmania के साथ है कि leishmania में आपको फ्लैजेला मिलता है, इट्स नॉट अ सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन इज व्हाट, इट्स इक्वल डिवीजन। तो अमीबा क्योंकि एक सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म नहीं है, कहीं से भी डिवाइड करके वो दो प्रोजेनिस में डिवाइड कर सकता है, बट इसके लिए देयर शुड बी अ सिंगल प्लेन। दिस इज अ सिंगल रीजन, दिस इज अ सिंगल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक नंबर का क्वेश्चन अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो कि यहाँ पे वी कैन डिवाइड अमीबा इन एनी प्लेन और leishmania दोनों हैं which causes काला आजार, इसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेन की जरूरत है for the division of binary fission. That's it in this question. The second question is how does reproduction takes place in malarial parasite? Guys, malarial parasite एक digenetic parasite होता है, हमने पढ़ा है। digenetic parasite का मतलब क्या होता है, इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। पहला फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो which causes malaria and second is human। तो ये अपनी लाइफ साइकिल दो ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करता है, ह्यूमंस और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सर प्लीज हेल्प। थैंक यू सर। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो सर अगेन, थैंक यू। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो,
गाइस जिसमें हमसे पूछा है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन जो होता है, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन यहाँ पे एसेक्सुअल होता है सिंपली बाय बायोलॉजिज्म। एंड अगर फीमेल मॉस्किटो की बात करें तो रिप्रोडक्शन हमारा सेक्सुअल होता है। दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सिंपली, नथिंग एल्स। So done. Sir, next question is of carbon compounds, please. Kapil sir. थैंक यू मैम, Thank you, sir. थैंक यू मैम। सो बच्चे बड़ी एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग आज का सेशन, और काफी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है गाइस, ठीक है। और गोरखपुर का फास्टेस्ट मैं कह रहा हूँ कि सबसे तेजी में, ठीक है, आपको ये सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत मजा आने वाला है, तो बस कुछ मिनट और ये क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, ठीक है, कार्बन, ठीक है, मतलब हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसको हम कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। यार कार्बन कंपाउंड का ये क्वेश्चन है ना, उन्होंने कहा कि कुछ मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है कार्बन के, ठीक है। अब कार्बन के कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, सर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है सर, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज है, मैं यहाँ पे सामने मेंशन कर रहा हूँ। C3H6 दे रखा है आपको, उसके बाद में दे रखा है C3H8, ठीक है, उसके बाद में सर आपको दे रखा है C4H6, ठीक है। अगेन उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे आपके सामने दे रखा है C6H6 और उसके बाद में C6H12, ओके। तो आपके सामने ये सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं और उन्होंने कुछ स्टेप वाइज क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन फेवरेट है यार सभी का, ठीक है, अगर मैं देखूं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है आपका, स्टेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट C3H6। देखो इस क्वेश्चन में जिसको एल्केन एल्कीन एल्काइन का डिफरेंशिएशन पता होगा वो इस क्वेश्चन को चुटकी में कर सकता है। कैसे? बल्कि एल्केन में जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं CnH2n+2, मैंने बताया था आप लोगों को, याद भी होगा। एल्कीन के लिए CnH2n हम लोग लेते हैं बेटा, एल्काइन के लिए CnH2n-2 लेते हैं। अब देखो भाई ये तो सिंपल बात है, मैथ का फॉर्मूला हो गया यार, मैथ तो आती होगी आप लोगों को, तो मैथ का फॉर्मूला लगा दो यार, C3H6, ठीक है। आंख बंद करके मानो, आंख बंद करके सीधा बोलो भैया एल्कीन है, क्या है ये, एल्कीन, अल्कीन। अच्छा, एक कार्बन मीथेन, दो कार्बन एथेन, तो तीन क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन एलपीजी जस्ट पहले आता है प्रोपेन, है ना, तो प्रोपेन नाम का आ गया, तो प्रोपेन। अब प्रो और क्या है, डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। तो प्रोपीन आपका हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये तीन कार्बन का आपने चेन बना ली, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपने लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपने मैकेनिज्म को उठाया, और आप चेक कर सकते हो कि आपके पास में टोटल देखे जाए तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन। तो पहला जो आपके पास में दिया गया है वो क्या है, एल्कीन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। अब यार डबल बॉन्ड तो निकाल लो ना यार, कितना तो कर सकते हो, कर भी लिया होगा डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है, इतना कष्ट मत झेलना, ठीक है, डबल बॉन्ड निकाल लिया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया गाइस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज विद C4H6। अजीब मजाक किया भाई, इस क्वेश्चन ने अजीब मजाक किया बच्चों के साथ में, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। जिन बच्चों ने षड अभ्यास को दिया होगा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम लोग कितनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आइए तो इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे स्क्रीनशॉट जरूरत नहीं है, पेपर इतना आसान है, स्क्रीनशॉट क्या लोगे, ठीक है। छोड़ो, आ जाओ। तो ये यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, C4H6 आपको दे रखा है। उसने ये बोला कि बताइए इसका होमोलॉगस सीरीज फॉर्मूला क्या है। मैंने आपके सामने 3 फॉर्मूले लिखे हैं अभी, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन में 2 H ऐड कर दो, एल्कीन में कुछ मत करो, मल्टीपल कर दो कार्बन का जस्ट डबल, और एल्काइन में हमें क्या करना है, 2 कम कर देना है, मींस जो आप एल्कीन ले चलो उसे 2 कम कर चलो। तो अच्छा देखो C4H6, यार देखो अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हम लोग को। CnH2n-2, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 कार्बन, ठीक है, तो आपका C4 यहां पे हो जाएगा H2 * 4 और -2, तो आई थिंक सो आपके सामने क्या आएगा, C4H6 आएगा। तो ये इसका फार्मूला हो गया, फार्मूला का सीरीज फार्मूला हो गया। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन भी आपका डिस्कस हो गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा बोला है, व्हिच वन द अबव कंपाउंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। अरे यार रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो कैसे बोल सकते हैं बाजी, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, C6H6। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका यहां से सॉल्व होता है, ठीक है। अब चौथा आता है, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द अबव कंपाउंड मेंबर एल्केन सीरीज। बता दोगे यार सर, यार तुम लोग है ना समझदार बच्चे हो क्या, प्रोपेन C3H8, ठीक है।
तो बेटा ये आपका कंपाउंड में ये जो क्वेश्चन था ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री में मैं कहूँ एनसीईआरटी की जिसने लाइन अच्छे से पढ़ रखी होगी या क्लासरूम नोट्स को देखा होगा या डायरेक्ट क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का। ओके चलिए तो अब हम लोग बेटा आगे देखते हैं कि क्या है आपके नेक्स्ट स्लाइड में। ओ अगेन केमिस्ट्री, ठीक है, ये 7 एंड देन तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। Name of the element whose compound form natural transcription of Mendeleev table by the compound made to choose this element क्यों। यार देखो मेंडलीव की पूरी जो सीरीज थी, मेंडलीव का जो पूरा फंडामेंटल था, ठीक है, मेंडलीव ने बेसिकली टारगेट किया था एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास को। उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिलेट करती हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर से। तो उन्होंने दो मास नंबर से, ठीक है, तो उन्होंने दो एलिमेंट को टारगेट किया शुरुआत में, मतलब कि ऑक्साइड और हाइड्राइड, इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको रखा, ठीक है। अब देखो इनसे मिलने वाले कंपाउंड्स ऑक्सीजन पे ऑक्साइड भी होते हैं, पर ऑक्साइड भी होते हैं, सुपर ऑक्साइड भी होते हैं, ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। अगर H2O बनेगा तो भैया H2O2 भी बन सकता है। तो पहली बात तो ये आपके कंपाउंड्स यहां से बनते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाउ द फॉर्मूला दिस कंपाउंड हैव टू मेंटेन द सेम पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल। इनकी वजह से, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि दो एलिमेंट कॉपर और सॉरी माफ करिएगा यहाँ कॉपर नहीं कोबाल्ट और निकेल, इन दो एलिमेंट का, ठीक है, मास नंबर सेम पीरियड में क्या किया, अलाइन किया। जैसे अलाइन किया तो उन्होंने क्या किया कि आने वाले जो नेक्स्ट उस पीरियड के ग्रुप एलिमेंट्स थे जिसको हम लोग एक का एल्युमिनियम, एक का बोरॉन और एक का, ठीक है, गैलियम के नाम से, एक का एल्युमिनियम, एक का बोरॉन नाम जानते हैं, जहां पे हमें सिलिकॉन, एक का एल्युमिनियम, ये सब आपको मिलता है, ठीक है, यानी कि गैलियम आपका हो गया, ठीक है, और ये सब एलिमेंट आपको सर्च मिल जाए, जर्मेनियम आपको एक एलिमेंट मिला था। तो इस वजह से उन्होंने इन दो प्रॉपर्टीज को अलाइन करके इस कंपाउंड का आंसर बनाया था, ठीक है। तो इस हिसाब से, लेकिन उनका ड्रॉबैक जो था वो कहां आया, जब ये चेन टूटी आइसोटोप्स में। तो ये पूरा पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, आप चाहेंगे तो वहां से एनसीईआरटी से पैराग्राफ से इसको हेल्प से ले सकते हो। आई थिंक सो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सो अब अगला क्वेश्चन आपके लिए अगेन बायो का है। सो अंकिता मैम एंड श्वेता मैम आपको हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसका हमारा बायोलॉजी का। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल। अरे यार ये नहीं पता ट्रॉपिक लेवल क्या है? अंकिता मैम बताइए ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है। रिवीजन कराया है, सेट अभ्यास में पूछा है। अब टॉपिक लेवल क्या होगा तुम लोगों को यार? ट्रॉपिक लेवल के कई सारे डायग्राम्स मैंने आपको बना के दिखाए थे। गाइस टॉपिक लेवल क्या होता है? हमने फूड वेब पढ़ी है पूरी। फूड वेब में ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर पोजीशन डिसाइड्स द टॉपिक लेवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। जैसे सपोज करो ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? कौन खाता है ना? ग्रासहॉपर भी खा सकता है, डियर भी खा सकता है, बिल्कुल। हम ग्रास हॉपर को खिला देते हैं। चलिए ग्रासहॉपर को खिला देते हैं। उसके बाद ग्रासहॉपर को कौन खा लेगा? फ्रॉग खा लेगा। फ्रॉग को कौन खा लेगा? स्नेक खा लेगा। स्नेक को कौन खाएगा जल्दी बताओ? ईगल। मैम आजकल तो कोई भी खा लेता है। कोई भी खा सकता है, ह्यूमंस भी खा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो गाइस देखो क्या हुआ कि ग्रास इज अ टॉपिक लेवल T1 T2। दिस इज अ फूड वेब, जो हमने पूरी फूड वेब पढ़ी है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म फूड वेब में एक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, उस पोजीशन को हम टॉपिक लेवल कहते हैं। यहाँ पे इस केस में इस फूड वेब में जो ग्रास का टॉपिक लेवल है वो T1 है, टॉपिक लेवल T1। ओके, नेक्स्ट पार्ट मैम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या मेंशन है देखते हैं आगे। Why are autotrophs थैंक यू। Why are autotrophs considered to be at the first topic level of all food chain? हम autotrophs को ही फर्स्ट फूड क्यों रखते हैं वहां पर, फर्स्ट पोजीशन पे हम autotrophs को क्यों रखते हैं? अच्छा ये बताओ, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ट्रॉपिक या ट्रॉपस का मतलब हम किससे रिलेट करते हैं? न्यूट्रिशन से हम रिलेट करते हैं। तो देखो क्या मेंशन है, why are autotrophs considered to be the first topic level of food chain? State the reasons for limited number of trophic level in nature. गाइस देखो सिर्फ ऑटोट्रॉप्स के पास एबिलिटी होती है सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। क्यों? क्योंकि दे सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस व्हिच इज एसेंशियल फॉर द नेचर, द एसेंशियलिटी ऑफ नेचर व्हिच इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 1 से पढ़ रहे हैं शायद,
फोटोसिंथेसिस आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो सिर्फ ऑटोट्रॉप्स के पास होती है. They can use the light energy and change it into the chemical energy in the form of food. फिर वो सक्सेसिव ऑर्गेनिज्म में ऊपर ट्रांसफर होती है. That's why ऑटोट्रॉप्स हमेशा फर्स्ट टॉपिक लेवल पे होते हैं. The last part of this question is, ma'am, state the reason for limited number of trophic level in nature. Guys, there अब हमने पढ़ा है, हमेशा पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन, पढ़ा है मैंने जिक्र किया है इंटर क्लास में. इन्होंने 10% लॉ दिया था. व्हाट इज 10% लॉ मैम? 10% लॉ मैम क्या होता है? आप बता दो. 10% लॉ में क्या है? सपोज यहाँ पर एनर्जी एक इससे रिलेटेड इसके नीचे एक क्वेश्चन भी दिया होगा. सपोज यहाँ पर 20 जूल की हम एनर्जी की बात करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा 10% के बेस पे इंक्रीज होते चला जाएगा. तो ये यही लॉ हमारा यहाँ पर भी ये लगेगा. और 10% लॉ आई थिंक बहुत आसान है, बहुत बार आपने पढ़ा है इसे. गाइस, सन से जो भी हम एनर्जी लेते हैं, सपोज करो 2 जूल एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी ऊपर जाते जाते 90% एज हीट डिस्ट्रॉय हो जाती है, उससे 10% ऊपर 10% आगे इंक्रीज 2 है वो कम होगा, 0.2 होगा, 0.02 होगा, ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा जब एनर्जी खत्म हो जाएगी क्योंकि फिर से नहीं बन रही है. तो दैट्स व्हाई व्हाट this is the reason for the limited number of trophic levels in nature. It is maximum to T4 or T5. That's it. चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन फ्लावरिंग प्लांट्स द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन. अब बताओ पॉलिनेशन नहीं आता यार तुमको. दो टाइप से पॉलिनेशन हमने पढ़े थे, एक सेल्फ, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन. अब यहाँ पर कौन सा दिया देखते हैं. द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन बट द फीमेल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. एक बहुत आसान सा डायग्राम है, मैं बनाती हूँ, फटाफट देखना जल्दी से. आपको रिमेंबर होगा अगर फीमेल पार्ट होगा तो हम किसकी बात करते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की बात करते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं. ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टाइल वाला रीजन है. और यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा ये हमारा क्या है? हम ओवरी की बात करेंगे. ये हमारे 3 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल पार्ट को. और नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो क्या हमारा? मेल पार्ट. जैसे कि हम किसकी बात करेंगे? एंथर की बात करेंगे. यहाँ से जो लगा हुआ होता है ध्यान से देखो, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था. ये क्या था हमारा? एंथर वाला रीजन प्रेजेंट था. यहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन्स बन रहे थे. ठीक है. अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? ये हमारा क्या प्रेजेंट था? फिलामेंट प्रेजेंट था. सॉरी गाइस, डायग्राम मेरे थोड़े अच्छे नहीं है. आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा ये डायग्राम के बेसिस पर. बस आप समझ लो. मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट आएगा. मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी. आप देखो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि पॉलन ग्रेन्स तो यहाँ पर बन रहे हैं लेकिन हमारा फीमेल पार्ट तो यहाँ पर प्रेजेंट है. तो यहाँ पर फ्रूट और फ्लावर्स कैसे जर्मिनेट होंगे? फ्यूजन कैसे हो जाएगा? आप देखो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे? यहाँ पर कौन सा पॉलिनेशन होगा अंकिता मैम? Air से हो सकता है ना, इंसेक्ट से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है. There are many types of pollination. बहुत सारे पॉलन एजेंट्स हमने पढ़ा है. ये सब पॉलन एजेंट्स की तरह काम करेंगे. ये क्या होगा? यहाँ पर एक पॉलन ट्यूब बन जाते हैं. ये 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? सीधे हमारे नीचे पहुंच जाते हैं. और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? तो हमारे पास एक सेल्स प्रेजेंट है, एक apparatus के नाम से. 3 यहाँ पर हमारे 3 सेल्स और प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक हमारा एक्सेल, बाकी 2 हमारे पास क्या प्रेजेंट हो जाएंगे? सिनोसिस. और ऊपर हमारे 3 एंटीपोडल्स. तो ये छोड़ दो यार, ये तो 11th में पढ़ा दूंगी, बहुत डिटेल में इसकी कोई जरूरत नहीं. बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा. तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नीचे हमारा फीमेल है तो ये मेल गैमेट नीचे कैसे आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब. ठीक है. तो पॉलन मैम ट्यूब बेसिकली इन्होंने यही पूछना चाहा है कि जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ रहे हैं तो वो यहाँ पे फ्यूजन कैसे करें. तो गाइस इसका सिंपल आंसर है पॉलन ट्यूब से करें, जो मैंने सामने बता दिया. दैट्स इट. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. अगेन कार्बन डायमंड ग्रेफाइट केमिस्ट्री. थैंक यू सर. थैंक यू वंस अगेन मैम. ठीक है. सो गाइस अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन. ये भी आपका अगेन एनसीईआरटी है. मैंने बोला था केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिए हैं और मैक्सिमम उन्होंने जो क्वेश्चन को फ्रेमिंग की है वो सिर्फ क्या है कि उनकी लैंग्वेज को उन्होंने वो किया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे इसको डिस्कस करना है. 2 डिफरेंट फॉर्म है कार्बन डायमंड ग्रेफाइट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. बिल्कुल बात सही है. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ग्रेफाइट डायमंड की वो क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है. ये हम सभी जानते हैं. ठीक है. चाहे वो डायमंड की बात करें, चाहे हम ग्रेफाइट की बात करें. ग्रेफाइट में जो होता है शाइनिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है. डायमंड की बात करें तो मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और ये इलेक्ट्रिकल फिलामेंट होता है, ये इलेक्ट्रिकल फिलामेंट नहीं होता है.
तो अगर मैं बात करूं कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सेम होती है, बिकॉज़ देखो ये सिंपल सी बात है, कार्बन मैं अगर बात करूं तो कार्बन का ही कॉम्पोजिशन आपका ग्रेफाइट और डायमंड में जाता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ब्लैक का कार्बन या इसको हम लोग शूट के नाम से फेमसली जानते हैं। तो इस रीजन की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कहीं भी और संगठित होती है, बट सारी नहीं होती है। देखिए इसमें ये सारी नहीं होती है, मैं ये बताया सारी नहीं होती, कुछ कुछ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन जो है इजी पीसी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और इसी, कार्बन क्यों कैटायन नहीं बना सकता, एनायन को नहीं वो कर सकता, लॉस ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है गाइस। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो सब के सब शेयरिंग से बनते हैं, क्योंकि साहब हम मतलब कक्षा मुझे याद है सर 7th से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ बच्चे क्लास 2 से पढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन 6 में मैं बात करूं तो भाई इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है गाइस। ये हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एटॉमिक प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक प्रोटॉन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही प्रोटॉन होते हैं। और देखा जाए तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 6 ही होता है। अब यार सोचो अगर 4 वो निकाल दे तो बचा कितना, 2, मतलब डुप्लेट। भाई प्रोटॉन तो कांस्टेंट है ना, प्रोटॉन कांस्टेंट है, तो प्रोटॉन तो कांस्टेंट रह गया, लेकिन वहां पे आप देखिए कैटायन बनाने से उसको क्या दिक्कत होगी, उसका इलेक्ट्रॉन हो जाए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले गेन कर ले तो यार वहां पे आपके सामने 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन के पास में, जो कि देखा जाए तो ऑक्टेट का कंप्लीशन नहीं दिखाएगा, मतलब मोर देन कर देगा। तो यहाँ पे कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम होती है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बाय द शेयरिंग। आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाइए और कंपाउंड को फॉर्म करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने अगेन फिजिक्स, सो हमारे अखिलेश से बताएंगे। ओके डियर, काफी देर बाद फिजिक्स की बारी आई। मैं तो यही सोच रहा था कि पता नहीं क्वेश्चन और क्लियर नहीं है कि नहीं है। चलिए तो गाइस क्वेश्चन की बात कर लीजिए। एक क्वेश्चन दे रखा है, कैन अ स्टूडेंट वांट्स टू यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फैन साइमल्टेनियसली। अब क्या देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक, जरा इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर की बात करी थी कि एज यूजुअल अगर इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो इसकी पावर ज्यादा है। देखिए यहाँ पे बेसिकली P इक्वल टू BI का जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसकी पावर ज्यादा होगी और ये जनरल थोड़ा थिंकिंग कैपेबिलिटी का क्वेश्चन था कि आप सोच के इसको किस तरह सॉल्व करते हो। इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फैन। अब इन्होंने पूछा है, देखिएगा, हाउ शुड दीस गैजेट्स बी कनेक्ट विद द मींस। अब देखो यहाँ पे दो बातें, कुछ लोग इसको कहेंगे सर ओके डियर स्टूडेंट्स, सर शायद थोड़ा सा टेक्निकल इशू था और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसा कि मैं बोल रहा था इलेक्ट्रिक हीटर की पावर ज्यादा होगी देन इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फैन। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक मेंस से हम लोग इसको किस तरह से ऐड कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। तो एक बात मैं बता दूं, अगर तीनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए 3 नंबर की प्रॉब्लम है तो थोड़ा यहाँ पे आपको रीजंस भी बताने थे, एक डायग्राम भी बना देते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या किया कि सर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक हीटर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात एक हमने इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगा दिया, क्यों लगाया उसका मैं रीजन आपको दूंगा। इसके बाद बच्चों एक आपने इलेक्ट्रिक फैन भी लगा दिया है, ठीक है। कुछ ऐसे करके आप चाहते तो इसका डायग्राम बना देते और इसको आपने फिट कर दिया।